नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। गोरक्षकों के कारण देश में बवाल है। गुजरात के ऊना में 4 दलित नौजवानों की गोरक्षकों के हाथों पिटाई ने कई सवाल पैदा किए हैं। एक सवाल है कि इस सब में जमीनी स्तर पर आम आदमी कैसे रिएक्ट कर रहा होगा। ये गोरक्षक कौन है? इनके पीछे भाजपा, संघ या कौन संगठन है? गो हत्या रुकवाने और गो सेवा करने वाले यदि ये स्वयंसेवी संगठन या समाज सेवी है तो इनके औचित्य के 10 तरह के सवाल हैं। गो हत्या पाबंदी सरकार के कानून का मसला है। गो सेवा धर्म व समाज का मसला है। इसमें मरी गाय के चमड़े को उतारने के काम की विरासत और पैसे का अलग पहलू है। ध्यान रहे, चमड़े का कारोबार अरबों रुपए लिए हुए है। इसमें दलित और मुस्लिम परिवारों की पुरानी पेशेगत प्रतिस्पर्धा है। दलित ये काम छोड़े और मुस्लिम परिवारों का एकाधिकार बने या संगठित रूप में कंपनियों और ठेके में ये काम हो, इसकी कोशिशें होती रही है। 100 दलितों से ये काम छुड़वाने की साजिश के भी एंगल है। सवाल है, ऊना की घटना और उसके बाद दलित बनाम फॉरवर्ड का जो हल्ला हुआ है उसमें हिंदू धर्म और गोरक्षा के ठेकेदारों की क्या भूमिका रही? सोशल मीडिया ने कैसे आग भड़काई? कोई माने या न माने, दलित उत्पीड़न, नरम बनाम उग्र हिंदू और हिंदू बनाम मुस्लिम एंगल में सोशल मीडिया जैसे भड़काता है उससे समाज और धर्म के 10 तरह के झंझट है। तार्किक और समझदारी से न बहस होती है और न समाधान निकलते हैं। सचमुच गोरक्षकों, गो हत्या और गो सेवा के पहलुओं पर इन दिनों जो हो रहा है, जो कहा जा रहा है, उससे बुनियादी सवाल है कि गोरक्षा या हिंदू आस्था मामले को हिंदू संगठन आखिर किधर ले जा रहे हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हर जानकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिकता से ज्यादा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 से 22 अगस्त तक उत्तर प्रदेश को राष्ट्रवाद के रंग में रंगने की योजना बनाई है। वैसे तो ये योजना पूरे देश के लिए है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका खास रंग दिखेगा। प्रधानमंत्री ने 70 साल की आजादी जरा याद करो कुर्बानी नाम से जो कार्यक्रम बनाया है, उसके तहत कई वरिष्ठ मंत्री और नेता उत्तर प्रदेश में रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद काकोरी जाएंगे और काकोरी रेलकांड की याद में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शाहजहांपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे तो नितिन गडकरी मुगलसराय और वाराणसी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लखनऊ के कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। इनके अलावा भाजपा और अपना दल के 73 सांसद 15 अगस्त से तिरंगा यात्रा निकालेंगे और 1 हफ्ते तक तिरंगा महोत्सव मनाएंगे। इस बीच इलाहाबाद के एक स्कूल ने राष्ट्रगान पर पाबंदी लगाकर अलग विवाद खड़ा कर दिया है। स्कूल के प्रबंधक जियाउल अहमद का कहना है कि राष्ट्रगान के कई शब्द इस्लाम धर्म की मान्यताओं के अनुकूल नहीं है। इस विवाद को हिंदुवादी संगठनों ने बड़ा मुद्दा बनाया है। कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद तिरंगा महोत्सव में राष्ट्रगान को खास तौर से शामिल किया जाएगा। तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस के एनडीए का हिस्सा बनने के बाद आगे बढ़ गई है। भाजपा के जानकार सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त के बाद इस बारे में फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि के चंद्रशेखर राव ने 2 टूक अंदाज में अपनी इच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दी है। वे चाहते हैं कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा बने और केंद्र सरकार में उनकी बेटी के कविता को मंत्री बनाया जाए। कविता खुद भी पहले इसके संकेत दे चुकी है, परंतु प्रधानमंत्री मोदी की पहली तेलंगाना यात्रा से चीजें और साफ हुई है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मोदी की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। राव ने मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी के कुशल और ईमानदार नेतृत्व के कारण केंद्र में पिछले 2 साल से पूरी तरह भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार चल रही है। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में एनडीए की सहयोगी टीडीपी के साथ इन दिनों भाजपा के संबंधों में तनातनी है। चंद्रबाबू नायडू विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं और उनकी पार्टी इसके लिए आंदोलन कर रही है। इस वजह से भी भाजपा को दक्षिण के इस हिस्से में एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है। खुद राव ने मोदी की मौजूदगी में नायडू को निशाना बनाया। राव ने कहा कि उनको दूसरे लोगों की तरह 50,000 या 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज नहीं चाहिए। उनको तो सिर्फ इस नए राज्य के लिए प्रधानमंत्री का प्यार चाहिए। बताया जा रहा है कि राव के इस रुख से मोदी काफी खुश है।
ये लाख टके का सवाल है कि राहुल गांधी अपनी टीम में उत्तर प्रदेश के कितने नेताओं को जगह देंगे। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की संख्या बढ़ाई है और 75 साल की उम्र सीमा से समझौता करके कलराज मिश्र को मंत्री बनाए रखा है, उसे देखते हुए राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा नेताओं को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। राहुल की टीम से जुड़े एक युवा नेता का कहना है कि कम से कम आधा दर्जन नेताओं को राहुल की टीम में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन इनके अलावा किसी नेता को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। सोनिया गांधी के संगठन में उत्तर प्रदेश से एक भी महासचिव नहीं है। इस बार राहुल की टीम में कम से कम एक महासचिव हो सकता है। बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद महासचिव बन सकते हैं। वैसे प्रमोद तिवारी भी महासचिव बनने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस की किसी भी अहम कमेटी में उत्तर प्रदेश का कोई नेता नहीं है। चुनाव समिति में सिर्फ नाम मात्र के लिए मोहसिना किदवई हैं, जिनको इस बार राज्यसभा नहीं मिली है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस बार कुछ कमेटियों में उत्तर प्रदेश के नेताओं की संख्या बढ़ेगी। आरपीएन सिंह को मीडिया विभाग की जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। इनके अलावा सलमान खुर्शीद और प्रदीप जैन को भी राहुल की टीम में जगह मिल सकती है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। राज्यसभा के बाद लोकसभा ने भी जीएसटी कानून के लिए लाए गए संविधान संशोधन बिल पर मुहर लगा दी है। इस तरह भारत में कर सुधारों के सबसे बड़े विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई है। अब केंद्र सरकार इसे आधे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी के लिए भेजेगी। इससे पहले आज केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में 122वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। हालांकि लोकसभा इसे पहले पास कर चुकी है, लेकिन चूंकि इस बिल में कुछ संशोधन हुए हैं, इसलिए इसे दोबारा लोकसभा में पेश किया गया। बिल पेश करते हुए जेटली ने कहा कि इस कानून से परे देश में एक कर की व्यवस्था लागू हो जाएगी। जेटली ने कहा कि इससे कर की चोरी रुकेगी और केंद्र व राज्य दोनों का राजस्व बढ़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इससे कर के ऊपर कर नहीं लगेगा और लोगों के लिए कारोबार करना आसान हो जाएगा। बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हस्तक्षेप करते हुए भाषण दिया और जीएसटी की जरूरत बताई। 4 घंटे से ज्यादा की चर्चा के बाद सदन ने इसे पास कर दिया। चर्चा के दौरान कांग्रेस और लेफ्ट के सांसदों ने राज्यसभा में उठाई गई चिंताओं का हवाला दिया और कहा कि सरकार शीतकालीन सत्र में जब जीएसटी बिल ले आए तो उसे धन विधेयक के रूप में नहीं लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जीएसटी बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में अपने भाषण में कहा कि जीएसटी एक भारत के भाव को बल देता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का मतलब होता है ग्रेट स्टेप बाय टीम इंडिया। जीएसटी का मतलब है कंज्यूमर इज अ किंग। मोदी ने कहा कि जीएसटी दोनों सदनों में उठाया गया एक बड़ा कदम है। जीएसटी टैक्स टूरिज्म से मुक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि जीएसटी से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच धन के मामले में पारदर्शिता आएगी। जीएसटी के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच विश्वास की जरूरत है। मोदी ने कहा कि जीएसटी छोटे उत्पादकों की सुरक्षा की गारंटी है। जीएसटी से देश का सपना पूरा होगा। बहुजन समाज पार्टी से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा का दामन थाम लिया है। चुनाव से पहले पिछड़ी जाति के नेता मौर्य को भाजपा में शामिल करना एक बड़ा दांव माना जा रहा है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आज मौर्य को भाजपा में शामिल कराया गया। इस मौके पर भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह खुद भी मौजूद थे। उनके अलावा प्रभारी महासचिव ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी वहाँ मौजूद थे और स्वामी प्रसाद की पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया। गौरतलब है कि मौर्य ने बसपा प्रमुख मायावती के ऊपर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। बाद में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मौर्य अपने बेटे और बेटी के लिए टिकट चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले हफ्ते कोकराझार में हुए आतंकी हमले पर आज संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार हमले के सभी पहलुओं की जांच करा रही है और सुरक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्दी से जल्दी हमलावरों को खोज निकालें और उन्हें सजा दिलाएं। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दिए अपने बयान में कहा कि सरकार ने इस घटना पर तत्काल कार्रवाई की थी। उन्होंने बताया कि संदिग्ध बोडो आतंकवादियों के इस हमले में मरने वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। 5 अगस्त को हुए इस हमले में 14 लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए झड़प में घायल हुए एक और व्यक्ति की आज मौत हो गई है। इससे पिछले 1 महीने में मरने वालों का आंकड़ा 57 तक पहुंच गया है। करीब 6000 लोग घायल हुए हैं। इस बीच आज लगातार 31वें दिन कश्मीर घाटी के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा रहा। श्रीनगर जिले के 6 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है तो अनंतनाग और बड़गाम के एक थाना क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके राज्य के हालात के बारे में जानकारी देने के लिए दिल्ली का दौरा किया। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने सरकार से कहा है कि वो कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करे। भारतीय राजनीति के 2 सबसे वरिष्ठ नेताओं के बीच आज लोकसभा में तकरार हो गई। सपा मुखिया मुलायम सिंह ने सदन में विपक्ष को नहीं बोलने देने का मुद्दा उठाते हुए नाराजगी जाहिर की और यहाँ तक कह गए कि बड़े बड़े स्पीकर देखे हैं हमने। उनके इस बयान पर नाराज सुमित्रा महाजन ने कहा कि वे सदन के बनाए नियमों के मुताबिक ही सदन चला रही हैं और इस तरह की स्थिति रही तो सदन नहीं चला सकती हैं। हालांकि बाद में हालात सामान्य हो गए और शून्यकाल शांतिपूर्ण ढंग से चला। फिलहाल अब एक ब्रेक के फिर खुलासा हुआ।
गोरक्षा का मसला हिंदू की आस्था से जुड़ा हुआ है, पर इसके नाम पर गोरक्षक संगठन जैसे बने हैं या ऊना में गोरक्षकों ने दलित नौजवानों के साथ जो किया वह अपने पांव कुल्हाड़ी मारना है। ऐसे ही इन मामलों में सोशल मीडिया पर जो बहस होती है, पक्ष विपक्ष में जैसे तलवारें खींची होती है, उससे बात का बतंगड़ ज्यादा बनता है। क्या इसका कोई समाधान है? इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। पिछले कुछ समय से देश में ऐसी बहस चल रही है जिसमें गौरक्षा और दलित उत्पीड़न को एक साथ मिला दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गौरक्षा अनिवार्य रूप से दलित उत्पीड़न का कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बहस की लहर में बह गए और यहाँ तक कह गए कि गोली मारनी है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को नहीं। यह हैरान करने वाली बात है कि कैसे चुनिंदा घटनाओं को एक विमर्श का रूप दिया गया। यह भी हैरान करने वाली बात है कि कोई भी इन घटनाओं को स्थानीय कानून व्यवस्था की समस्या के तौर पर नहीं देख रहा। इस बात को समझने के लिए हाल की 3-4 घटनाओं पर नजर डालने की जरूरत है। गुजरात के ऊना में 4 दलित युवकों की कुछ गौरक्षकों ने पिटाई की। उन पर आरोप था कि उन्होंने गाय मारी और उसका चमड़ा उतार रहे थे। लगभग उसी समय बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 दलितों की मामूली विवाद में जबरदस्त पिटाई हुई। दबंगों ने न सिर्फ उनको पीटा बल्कि उनके ऊपर पेशाब करके मानवीय गरिमा को सबसे निचले स्तर तक गिराने का काम किया। और इसी समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 15 रुपए का बकाया वसूलने के लिए एक दलित दंपत्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। हाल की 3 बड़ी घटनाओं में से सिर्फ एक घटना गौरक्षा को लेकर दलितों की पिटाई की है और बाकी 2 घटनाएं दलितों की बेहद कमजोर सामाजिक और आर्थिक स्थिति दिखाने वाली है। लेकिन सारा विमर्श गौरक्षकों द्वारा दलितों पर अत्याचार का बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और इस वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदूवादी संगठन बहुत सक्रिय हो गए हैं। यह कहने की बात नहीं है कि जहाँ भी हिंदूवादी संगठन गौरक्षा के नाम पर दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं वे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन पूरे देश में अभियान चलाकर दलितों से छुआछूत खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर हाशिए पर के संगठन अपने कारनामों से दलितों को दूर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी समझने की बात है कि गौरक्षा का जो मामला कुछ समय पहले तक हिंदू बनाम मुस्लिम का माना जाता था, वह अगड़े और पिछड़े बनाम दलित का कैसे हो गया? क्या सिर्फ 1 या 2 छिटपुट घटनाओं और कुछ छुटभैया स्वयंभू साधुओं के बयान से यह सामाजिक लड़ाई इतनी बदल गई? ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि एक सोची समझी योजना के तहत इस संघर्ष को यह रूप दिया गया है। इसमें कुछ हिंदूवादी संगठन शामिल है तो कई दलित और मुस्लिम संगठन भी शामिल है। इसमें इन सभी का राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ शामिल है। यह मामला सिर्फ गौरक्षा का नहीं है और न मरी हुई गाय का चमड़ा उतारने का है। इसके पीछे गहरी राजनीति है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का भी एक पहलू है। पिछले साल गाय के नाम पर हुई दादरी की घटना के बाद असहिष्णुता की बहस के बीच हुए बिहार चुनाव के जो नतीजे आए थे, उसने भाजपा विरोधी ताकतों के हाथ में गाय का एक बड़ा हथियार थमा दिया है। राजनीति के अलावा एक दूसरा पहलू मरे हुए जानवरों का चमड़ा उतारने के भारी भरकम कारोबार का भी है। यह दलितों के हाथ से निकलेगा तो किसके हाथ में जाएगा, यह सोचने की बात है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद गोरक्षा, सोशल मीडिया और बवाल पर चर्चा करेंगे। दलित उत्पीड़न के मुद्दे ने राजनीति और सार्वजनिक बहस को उलझाया है। कुल मिलाकर इससे हिंदू धर्म समाज की बदनामी है। सवाल उन संगठनों की अप्रोच का है जिन्होंने इन मुद्दों पर राजनीति को तुल दिया है। इसका जमीनी असर अलग तरह का है। आम मध्य वर्ग के हिंदू की मानसिकता इन बातों से प्रभावित हो रही है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण हैं। विनीत जी, सोशल मीडिया और आम मीडिया में दलित उत्पीड़न और गोरक्षा के मुद्दे पर जिस तरह की बहस हुई है, उससे क्या पूरा मामला उलझ नहीं गया है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है उसकी तह में नीचे कुछ और है। रही जहां तक बात है गौरक्षा की, व्यास जी, इस देश की सनातन संस्कृति में गाय के महत्व को उसके आर्थिक महत्व के कारण स्वीकारा गया था वैदिक काल से आज तक। लेकिन इस देश का एक एलीट वर्ग रहा, अंग्रेजीदा वर्ग, जो लेफ्ट की तरफ ओरिएंटेड, जो इस देश के मीडिया पर और इंटेलेक्चुअल सर्किल में हावी रहा, जिसने कभी भारत की सनातन परंपराओं का सम्मान करना नहीं सीखा, उसका उपहास उड़ाया। अब जब से मोदी सरकार आई है तब से वो सारे लोग जो संघ की विचारधारा से प्रभावित हैं, वो अपने एजेंडा को बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक कारण है।
दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह जातियों के समीकरण में समाज बटा है, सबको मालूम है कि दलित समाज मायावती के साथ जुड़ा हुआ है, पिछड़े वर्ग मुलायम सिंह यादव के साथ है, सारी लड़ाई अब अपर कास्ट को लेकर है, ठाकुर ब्राह्मण बनिए वगैरह को। तो भाजपा को ये समझ में आ रहा है कि दलित उसके साथ नहीं आने वाला उत्तर प्रदेश का, तो इसलिए जो गाय की खाल उतारने पर उत्पीड़न किया गया, उनको चेज किया गया, उसके वायरल कर दिए गए, फिल्म को बनाकर सब जगह घुमाया गया, उसके पीछे सिर्फ मानसिकता ये थी कि अपर कास्ट हिंदू के मन में दलितों के प्रति एक हेट्रेड पैदा और एक पोलराइजेशन। नहीं, ये नहीं लगता कि समाज और धर्म का ज्यादा इससे मामला, समाज की जो बुनावट है उसमें दलित उत्पीड़न तो मतलब लगातार होता रहा है, तो उसमें अगर जागरूकता आई या उसका अगर उसकी बहस है तो उस पर धर्म को, समाज को गंभीरता से विचार करना चाहिए। पहले इसके कारणों को समझिए कि तात्कालिक कारण क्या है इसका। तात्कालिक कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपर कास्ट के वोट को पोलराइजेशन करने के लिए गोरक्षा के मामले को बहुत एग्रेसिव तरीके से उठाया जा रहा है। नहीं, लेकिन विपक्ष भी उसी तरह उस मामले में उस बीजेपी का आधार घटाने की उस राजनीति भी कर रहा है। बिल्कुल, वो तो हर राजनीतिक दल करेगा। मैं तो इस वक्त जो तात्कालिक कारण है। अब दूसरी बात यह है कि ये बात हम भूल गए इस प्रोसेस में कि इस देश की जो एक सामाजिक व्यवस्था रही है, जिसको कोई मॉडर्नाइजेशन तोड़ नहीं पाया, अब मरी हुई गाय का जो भी ट्रीटमेंट होता है उसके लिए ये जाति एक विशेष इस कर्म को करती है। जब आपने उनको प्रताड़ित किया तो उन्होंने विरोध कर दिया कि लीजिए हम नहीं करते, आपकी गाय लाके नगर पालिका के दरवाजे पटक दी। अब इसका क्या होगा, ये एक सवाल है। पर मैं इस बुनियादी सवाल में जाना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि गाय के प्रति जो आस्था है भारत में, वो हिंदू समाज की बपौती नहीं है। गाय, देसी गाय की जो उत्पादकता है, जो उसका महत्व है, वो तो पूरी दुनिया मान चुकी है, साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। अमेरिका में 2400 अस्पताल पंचगव्यों पर आधारित बन रहे हैं। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का मठा, गाय का घी, ये सारी चीजें हमारे जीवन को सुख दे रहे। लेकिन इसके ऊपर गोरक्षक संगठन बने और वो दलित के प्रति जो पेशेगत एक उनका काम है उनको न करने दे, उनका उत्पीड़न हो, तो ये कोई तो कहना चाह रहा हूं, न्यायोचित नहीं बन सकता। मैं यही कहने वाला था कि अब जिसमें जागरूकता पैदा करनी चाहिए, जिस चीज का साइंटिफिक महत्व स्टैब्लिश है, जिसका आर्थिक आधार सुस्पष्ट है, उसको लेकर हमें धर्मांधता की तरह नहीं जाना चाहिए। फिर हम मजाक का पात्र बनते हैं। आप कुछ थोड़े दिन का चुनाव का लाभ ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपको फायदा नहीं होने वाला है। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि गौ माता की प्रति श्रद्धा स्थापित हो और मुसलमान भी या वो जातियां जो गाय का मांस खाने की वकालत, वो भी समझे कि गाय का महत्व क्या है, तो उसके लिए हमको इसके वैज्ञानिक आधार को ढंग से सामने रखना चाहिए। नहीं, ये ढंग से रखना चाहिए, बहस कायदे से होनी चाहिए। लेकिन जो सामाजिक मीडिया, ये जो सोशल मीडिया है और ये तमाम जो है, वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसे आप तो देख ही रहे, जब से ये केजरीवाल का आंदोलन चला, जब से मोदी का कैंपेन चला, अभी हमारे यहाँ राजनीति में सोशल मीडिया का रोल बहुत बढ़ गया है। और सोशल मीडिया देखा, बात का बर्तनगढ़ सारा कुछ उसके कारण हो रहा है या सचमुच में राजनीतिक धाराओं में ऐसी स्थिति हो गई? धाराओं में चल रहे सोशल मीडिया नहीं है, पॉलिटिकल मीडिया है। बाकायदा किराए के लोग बिठाकर कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज बनाकर, कॉन्कॉक्टेड वीडियोस बनाकर वो व्हाट्सएप पे डालते हैं, वो इंटरनेट पे डालते हैं और इस तरह की बहस जनरेट की जाती है। मैं बुनियादी सवाल पे जाना चाहता हूं कि हमको गौ रक्षा के मामले में वैज्ञानिक समझ के साथ, बिना भावना के अतिरेक में आए हुए बैलेंस तरीके से पूरे देश में प्रचार करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, और उसका असर ये होगा कि लॉन्ग रन में भारत का कृषि, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, सबको फायदा होगा। विनीत जी, जो ऊना में जो घटना हुई, जो दलित वहां अपना पेशेगत काम कर रहे थे, उनको गोरक्षक संगठन या गोरक्षक, कथित गोरक्षकों ने जिस तरह रोका, तो ये गोरक्षक या जो गो का जो इशू है, उसको एक तरह से अपने पांवों पे कुल्हाड़ी मारना नहीं है। मैंने आपको कहा ना, शुरू में मैंने कहा कि ये तो यूपी के चुनाव को मद्देनजर रख के किया गया। वहाँ आपका मानना गुजरात के अंदर ये सब यूपी के चुनाव और उस कारण राजनीति हो रही है, बनाने का हो रहा है। उसमें देखिए, बता दूं कि इसमें नुकसान होने जा रहा है हिंदू समाज का ही, क्योंकि अगर दलितों के हाथ से ये व्यापार छिनेगा तो इसके लिए दूसरे वर्ग के लोग तैयार बैठे, और ये जो सैकड़ों करोड़ का व्यापार है वो लोग इसको कब्जा कर जाएंगे। तो हम राजनीतिक रूप से भी हारेंगे, मतलब इसके आर्थिक पहलू भी है, कारोबारी पहलू भी है। हम राजनीतिक रूप से भी हारेंगे, सामाजिक रूप से भी पिटेंगे और आर्थिक रूप से भी पिटेंगे। हिंदुओं में भी ये कि ये किस तरह के बवाल पैदा हो रहे हैं जबरदस्ती के, वो अपना मध्य मार्ग जो है, जो उदारवाद है, उससे उसकी तरफ नहीं लौट रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसका एक और बड़ा भारी नुकसान आगे चल के हो सकता है। आज हम
अब ब्राह्मण बनिए ठाकुर, उनको एक तरफ कर देंगे, दलित को एक तरफ कर देंगे। कल को सरयू पारी ब्राह्मण और कानगुप्त ब्राह्मणों के झगड़े होंगे, ठाकुरों के झगड़े होंगे। तो ये तो फ्रेगमेंटेशन, समाज के विखंडन की प्रक्रिया है। इससे भारत के समाज का भला होने वाला नहीं है। विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।